हे गाइस, वेलकम टू डॉक्टर कलाम एजुकेशन हब। ये वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है और इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक्स होंगे द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ड्यूल गवर्नेंस ऑफ बंगाल मतलब बंगाल का दोहरा शासन और इंडियन गवर्नेंस एक्ट्स। तो देखिए, शुरू करते हैं हम। रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत कब होती है? रिवॉल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत होती है 26 फरवरी 1857 में। कब शुरुआत होती है? 26 फरवरी 1857 में। कहाँ से? बैरकपुर, एक वेस्ट बंगाल में जगह का नाम है, वहाँ से शुरुआत होती है और 19वीं छावनी मतलब 19th रेजिमेंट से इसकी शुरुआत होती है। जैसा कि आपको पता होगा, आपने मंगल पांडे का नाम ज़रूर सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मंगल पांडे की रिवॉल्ट ऑफ 1857 मतलब 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट से बिलोंग करते थे? मंगल पांडे 34th रेजिमेंट से बिलोंग करते थे और उन्होंने ये मोर्चा कब संभाला था? उन्होंने ये संभाला था 19 मार्च 1857 में। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि बैरकपुर से स्टार्ट हुई थी, 19वीं रेजिमेंट से स्टार्ट हुई थी और कब स्टार्ट हुई थी? 26 फरवरी 1857 में स्टार्ट हुई थी। लेकिन मंगल पांडे ने इसका कब कमान संभाली थी? इसका कमान संभाली थी 19 मार्च 1857 में। और मेरठ में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेरठ में इसकी शुरुआत कब से हुई थी? मेरठ में इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 में। मेरठ में इसकी शुरुआत कब हुई थी? मेरठ में इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 में। अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक बहुत ही विशाल टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसको अगर हम वन डे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करते हैं, मतलब लिखित एग्जामिनेशंस की बात नहीं करके हम वन डे एग्जामिनेशंस की बात करते हैं जहां पर ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हमें एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो हम इन थोड़ी सी स्लाइड्स में हम पूरा रिवॉल्ट ऑफ 1857 में से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत इस वजह से हुई थी, मतलब क्यों हुई थी वो? क्योंकि एक राइफ़ल थी और उस राइफ़ल का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है और उस राइफ़ल का नाम है एनफील्ड राइफ़ल। उस राइफ़ल का क्या नाम है? उस राइफ़ल का नाम है एनफील्ड राइफ़ल। और एनफील्ड राइफ़ल की जो बुलेट्स थी, एनफील्ड राइफ़ल की जो गोलियां होती थी, उनकी जो कार्ट्रिज होता था, उनकी जो कवरिंग होती थी, वह किससे बनी होती थी? वह पिग और काऊ के फैट से बनी हुई होती थी। वो किससे बनी हुई होती थी? सूअर और गाय की चर्बी से बनी हुई होती थी। इस वजह से इसकी शुरुआत हुई थी। अब ये क्यों है प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम किस लिए हुई थी देखते हैं। क्योंकि उस समय मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या थी? हिंदू एंड मुस्लिम थी। तो मुस्लिम्स के लिए पिग क्या था? मुस्लिम्स के लिए पिग एक टैबू होता था। मतलब टैबू का मतलब है कि ऐसी चीज़ जिनको वो छूना पसंद नहीं करते थे। और काऊ हिंदुओं के लिए होली एनिमल हुआ करता था। काऊ हिंदुओं के लिए क्या होता है? होली एनिमल होता है, तो वह उनको मुंह में नहीं लगा सकते हैं। इस वजह से इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत हुई थी। यही थी नींव रिवॉल्ट ऑफ 1857 के शुरुआत होने की। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय के गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखना है हमको रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब देखिए इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। सबसे पहला बना है रिवॉल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 26 फरवरी 1857 में। मंगल पांडे कौन से रेजिमेंट के थे? मंगल पांडे थे 34th रेजिमेंट के और 19 मार्च 1857 में इसकी शुरुआत की थी मंगल पांडे ने। थर्ड क्वेश्चन बनता है मेरठ में कब शुरुआत हुई थी? मेरठ में हुई थी 10 मई 1857 में। राइफ़ल का क्या नाम था? राइफ़ल का नाम था एनफील्ड राइफ़ल, जिसकी वजह से इसकी शुरुआत हुई थी। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। और ये मैंने जितने भी क्वेश्चन बोले हैं ये एक न एक बार किसी न किसी वन डे एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा गया होगा, आप भले ही चेक कर सकते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 में कौन सी जगह से कौन लीडर था और उस समय वहाँ के ब्रिटिश कमांडर कौन थे। तो पहली जगह है दिल्ली। पहली जगह है दिल्ली। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में इसकी शुरुआत किसने की थी? दिल्ली में इसकी शुरुआत किसने की थी? तो दिल्ली में इसकी शुरुआत की थी बहादुर शाह जफ़र ने।
दिल्ली में इसकी शुरुआत किसने की थी? बहादुर शाह ज़फ़र ने की थी, लेकिन उस समय बहादुर शाह ज़फ़र बहुत ही बुज़ुर्ग हो चुके थे, तो बकत खान ने इसकी पूरी कमान संभाली थी। अगला है, इस समय ब्रिटिश कमांडर कौन था वहाँ पर दिल्ली में? ब्रिटिश कमांडर था निकोलसन। अगला है कानपुर। कानपुर में लीडरशिप किसने थी? नाना साहिब की लीडरशिप थी और ब्रिटिश कमांडर था कैम्पबेल। झांसी में आपको जैसे पता है रानी लक्ष्मीबाई या फिर मनुबाई और ब्रिटिश कमांडर था होरोस। ग्वालियर में तात्या तोपे ने कमान संभाली थी और वहाँ भी ब्रिटिश कमांडर कौन था? होरोस था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह राठौड़ ने 1857 क्रांति की कमान संभाली थी और वहाँ के ब्रिटिश कमांडर थे नील। अवध या लखनऊ में कमान संभाली थी बेगम हजरत महल ने और वहाँ पे ब्रिटिश कमांडर कौन था? जेम्स आउटरन और हैवलॉक। फैज़ाबाद में कौजी अहमदुल्ला ने संभाली थी कमान और बरेली में खान बहादुर खान ने इसकी कमान संभाली थी। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? यहाँ से अनंत क्वेश्चन बन सकते हैं। ब्रिटिश कमांडर हालांकि याद करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्लेस और लीडरशिप याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झांसी का क्वेश्चन आ चुका है, जगदीशपुर का क्वेश्चन आ चुका है और अवध का क्वेश्चन आ चुका है। तो याद रखेंगे हम, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हमारा। अगला देखते हैं। तो 1857 की क्रांति को ब्रिटिश पार्लियामेंटन डिजली ने, ब्रिटिश पार्लियामेंटन था एक, डिजली नाम है, उसने 1857 की क्रांति को इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। उसने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। किसने कहा था? डिजली ने। हमको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसी नाम से एक बुक छापी थी, इसी नाम से एक बुक थी इंडियन बुक रिटर्न की थी। किसने लिखी थी? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक किसने लिखी थी? वो लिखी थी हमारे वीर दामोदर सावरकर ने। लेकिन 1857 की क्रांति को इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था? डिजली ने बोला था। और बुक किसने लिखी थी? बुक लिखी थी वीर दामोदर सावरकर ने। इस समय जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड पाम्स्टन। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड पाम्स्टन। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड है इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब इसकी शुरुआत की थी ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी शुरुआत की थी। क्यों शुरुआत की थी? कब शुरुआत की थी इसकी? 28 दिसंबर 1885 में इसकी शुरुआत की थी। याद रखना है हमको, शुरुआत किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन छोटे मोटे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। लेकिन इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट है 28 दिसंबर 1885 में शुरुआत हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अधिवेशन के नाम लिखे हैं, मतलब कौन सी अधिवेशन कहाँ पे हुई थी, उसका प्रेसिडेंट कौन था और वहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। यहाँ पर सारी अधिवेशन नहीं लिखी हुई है, जो एग्जामिनेशन में आ सकती है, जो इंपॉर्टेंट है वही अधिवेशन मैंने यहाँ पर लिखी है। तो पहली अधिवेशन थी बॉम्बे में, पहले उसको बॉम्बे बोला जाता था। तो वो पहली अधिवेशन हुई थी 1885 में हुई थी। उसके प्रेसिडेंट थे W.C. बैनर्जी। पहली अधिवेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? पहली अधिवेशन के प्रेसिडेंट थे W.C. बैनर्जी। वहाँ पर 72 मेंबर्स थे। कहाँ पर थे? उस अधिवेशन में 72 मेंबर्स थे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह अधिवेशन बॉम्बे में ना होकर पूना में होना था, लेकिन उस समय पूना में प्लेग की महामारी फैल गई थी, इस वजह से वहाँ पर इसको कैंसिल करना पड़ा और फाइनली ये कहाँ पर हुआ था? फाइनली ये बॉम्बे में इसको करना पड़ा था। अगला है 1886 का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में और वहाँ के प्रेसिडेंट थे दादा भाई नारोजी। इसमें कोई भी रिमार्क इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला था 1887 अधिवेशन हुआ था मद्रास में और उसके प्रेसिडेंट बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। और बदरुद्दीन तैयब जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे। किसके बने थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बने थे। कब बने थे? 1887 में बने थे। तो याद रखना है कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है 1888 अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे जॉर्ज यूल और जॉर्ज यूल पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो जॉर्ज यूल पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगला हुआ था 1906 में अधिवेशन हुआ था और ये हुआ था कलकत्ता में। उसमें प्रेसिडेंट थे दादा भाई नारोजी।
यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिमार्क में क्या लिखा है मैंने, सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड की थी, मतलब स्वराज की पहली बार डिमांड किस अधिवेशन में हुई थी, वह हुई थी 1906 के अधिवेशन में। स्वराज की डिमांड सबसे पहले कब हुई थी, 1906 के अधिवेशन में स्वराज की डिमांड की गई थी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1907 वाला अनंत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो 1907 का अधिवेशन हुआ था सूरत में। इसको हम सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है, इसको हम सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं। इसको सूरत स्प्लिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस विभाजित हो गई थी नर्म दल और गर्म दल में, मॉडरेस्ट और एक्सट्रीमिस्ट्स में कांग्रेस डिवाइड हो चुकी थी। तो इसको हम 1907 के अधिवेशन को, 1907 के कॉन्फ्रेंस को हम क्या बोल सकते हैं, सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है। वहाँ के उस समय प्रेसिडेंट थे राज बिहारी घोष, रास बिहारी बोस नहीं, राज बिहारी घोष, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। रास बिहारी बोस अलग हैं और राज बिहारी घोष अलग है। अगला है 1967 में कौन था, कहाँ पे हुई थी, लखनऊ में हुई थी और यहाँ के प्रेसिडेंट थे अंबिका चंद्र मजूमदार। इसमें रिमार्क ये है कि मुस्लिम कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता हुआ था, यहाँ पे कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट हुआ था। अगला है 1917 का अधिवेशन, ये हुआ था कलकत्ता में। इसकी प्रेसिडेंट बनी थी एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट कौन थी, एनी बेसेंट थी पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एनी बेसेंट थी पहली महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और याद रखते हैं हम कि एनी बेसेंट ने एक अखबार भी चलाया था और उस अखबार का नाम था वीकली कॉमनवील। वीकली कॉमनवील, उस अखबार का नाम था वीकली कॉमनवील। तो ये भी हम याद रखने की कोशिश करेंगे। अगला अधिवेशन हुआ था 1919 में और ये हुआ था अमृतसर में। प्रेसिडेंट बने थे मोतीलाल नेहरू। ये इसमें रिमार्क ये है कि ये अधिवेशन हुआ था, इसमें जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, जो मैसाकर हुआ था, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए ये अधिवेशन किया गया था। 1924 का अधिवेशन हुआ था बेलगाम में और इसके प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यह एक सिंगल ऐसी कॉन्फ्रेंस है जहां पर महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने थे। इसके बाद महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कभी नहीं बने थे। याद रखना है कि महात्मा गांधी कब बने थे प्रेसिडेंट, 1924 में बने थे। प्लेस क्या था, प्लेस था बेलगाम में। 1925 कब हुआ था, कानपुर में हुआ था और उसकी प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू। 1929 लाहौर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कंप्लीट इंडिपेंडेंस बोलते हैं हम पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में की गई थी। अगला देखते हैं 1931 कराची में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके प्रेसिडेंट बने थे। इस समय पहली बार फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई थी। इस समय पहली बार फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई थी। 1937 का अधिवेशन हुआ था फैज़पुर में। इसकी प्रेसिडेंटशिप भी किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी और ये पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस है जो कहाँ पर हुआ था, जो हुआ था विलेज में, मतलब गांव में पहला अधिवेशन कब हुआ था, फैज़पुर में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे और ये कब हुआ था, 1937 में हुआ था। तो अगला हम देखते हैं, जो अगला हम देखेंगे वो है इंडियन गवर्नेंस एक्ट्स। अगला जो हम स्लाइड देखेंगे वह है इंडियन गवर्नेंस एक्ट्स और कौन कौन सी गवर्नेंस एक्ट हुई थी देखते हैं। ड्यूल गवर्नेंस ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल का दोहरा शासन कब से कब तक चला था, वह चला था 1765 से 1772 तक चला था। कब चला था, 1765 से 1772 तक चला था। इसकी स्थापना की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल वॉज डिवाइडेड इंटू निज़ामत एंड दीवानी। बंगाल का शासन दो भागों में बांटा गया था, पहला था निज़ामत और दूसरा था दीवानी। दीवानी का क्या अर्थ है, दीवानी का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आपसे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। और निज़ामत का क्या मतलब होता है, निज़ामत अंग्रेज़ों ने किसको दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दे दिया था नवाब्स को। जो वहाँ के नवाब थे उनको निज़ामत के तौर पर, निज़ामत मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नवाबों को जो दिया गया था उसको हम बोलते हैं निज़ामत। और बंगाल का दौरा शासन, ड्यूल गवर्नेंस ऑफ बंगाल की एंडिंग किसने की थी, जो ख़त्म किया था वो किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो याद रखना है हमको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ड्यूल गवर्नेंस ऑफ बंगाल स्टार्ट किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था और ख़त्म किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अगला देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
अगला क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट में क्या हुआ था, गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल के गवर्नर को अब क्या बोला जाता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाता था। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कौन बने, वो बने वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ पर 4 मेंबर की गवर्नर काउंसिल का स्थापना की गई थी। यहाँ पर 4 मेंबर काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल की स्थापना की गई थी और वो 4 मेंबर्स थे, फ्रांसिस, क्लेवरिन, बोरवेल और मॉनसून। इसको हमें ऐसे याद रखना है कि फ्रांसिस क्लेवर था और बोरवेल मॉनसून में खोदी जाती है। तो हम इन चारों वर्ड्स को याद रख सकते हैं। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, कभी भी कहीं पे भी अगर आपको 4 चीज़ें दे रखी होती है तो वो एग्ज़ाम में आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है। क्या कर सकता है वो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौरान 4 मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई गई थी, उसमें कौन सा मेंबर नहीं था। इस चारों में से एक को हटाकर किसी और को डाल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन नहीं था। ठीक है। अगला है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ 24 मेंबर्स वॉज एस्टैब्लिश्ड टू रिजॉल्व इकोनॉमिक इश्यूज़। इकोनॉमिक इश्यूज़ को मिटाने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का उद्घाटन किया गया था और उसमें कितने मेंबर्स थे, उसमें 24 मेंबर्स थे। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट, ये हुआ था 1774 में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि पिट्स इंडिया एक्ट में जो भी रेगुलेटिंग एक्ट्स में डिफ़ॉल्ट्स थे वो पिट्स इंडिया एक्ट में फुलफ़िल कर दिए गए थे। अगला है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813। अब देखिए चार्टर एक्ट बहुत सारे हुए थे, तो हम पहला चार्टर एक्ट पढ़ रहे हैं, वो हुआ था 1813 में। इसमें क्या हुआ था, पार्शियल एंडिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो पार्शियल एंडिंग कर दी गई थी उसको पूरी तरह से ना हटाकर हल्का सा थोड़ी तरह से उसको हटाया गया था और बिजनेस मोनोपोली कंटिन्यूड ऑन टी एंड चाइना। परंतु देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की एंडिंग की शुरुआत हो गई थी, लेकिन मोनोपोली जो बिज़नेस की मोनोपोली जो चाय और चाइना के साथ जो मोनोपोली थी वह अभी भी वहीं के वहीं थी। अगला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि 1 लाख रुपये 1 लाख रुपीज़ वॉज अलॉटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, मतलब इंग्लिश एजुकेशन को प्रोत्साहन या बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। क्रिश्चियन मिशनरीज़ वर अलाउड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज़ थे, उनको क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए भेजा गया था। और उसमें कौन थे, जॉन टॉमस और विलियम करी। जॉन टॉमस और विलियम करी पहले 2 मिशनरीज़ थे। कौन से मिशनरीज़ थे, क्रिश्चियन मिशनरीज़ थे, और वो कब आए थे, 1793 के अंदर उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अगला देखते हैं चार्टर एक्ट 1833 का। पहला वाला चार्टर एक्ट था 13, अगला हुआ था 20 साल बाद, तो +20 करेंगे तो 1833 का। इसमें क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज विलियम बेंटिंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था, विलियम बेंटिंक बने थे। चार्टर एक्ट 1833 के हिसाब से स्लेवरी सिस्टम को एंड कर दिया गया था, स्लेवरी सिस्टम को हटा दिया गया था। लॉर्ड मैकले, द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, गेव द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वनडे एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट नहीं है। तुमको इतना सा याद रखना है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दी थी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी लॉर्ड मैकाले ने, जिनको हम भारत में मॉडर्न एजुकेशन का जनक भी बोलते हैं। अगला है चार्टर एक्ट 1853, ये भी 20 साल बाद हुआ था। 33 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1853। इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि एग्जामिनेशन सिस्टम फॉर सिविल सर्विसेज, जो प्रशासनिक सेवाएं होती थी उनके लिए एग्जामिनेशन सिस्टम का गठन किया गया था। अगला है इंडियन गवर्नेंस एक्ट 1858। IGA 1858 में क्या हुआ था, इंडियन गवर्नेंस एक्ट 1858। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल पूरा खत्म कर दिया गया था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंडेड एंड ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द रूल इन इंडिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर काम ख़त्म हो चुका था और फिर ब्रिटिश ताज ने इंडिया पर राज करने की शुरुआत की थी। कब से की थी, 1858 में।
गवर्नर जनरल को इस बार हम बोलेंगे वाइसरॉय। अब से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बोला जाता था? वाइसरॉय बोला जाता था। और पहले वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, याद रखना है, ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया थी उसके पहले वाइसरॉय है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। आईजीए 1858 में इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इंडियन सेक्रेटरी और इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की थी? इंडियन सेक्रेटरी और इंडियन काउंसिल का गठन किया गया था। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 यूनिवर्सिटी भी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1858 इंडियन गवर्नेंस एक्ट के दौरान बनाई गई थी। अगला है इंडियन गवर्नेंस एक्ट 1861। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 हाई कोर्ट का निर्माण किया गया था और पोर्टफोलियो सिस्टम को स्टार्ट कर दिया गया था यहाँ पर। तो आईजीए 1861 में इंपॉर्टेंट ये है कि क्या किया गया था? 3 हाई कोर्ट बनाई गई थी। और आईजीए 1858 में क्या था? 3 यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी। कंफ्यूज नहीं होना है हमको। अगला देखते हैं आईजीए 1892, इंडियन गवर्नेंस एक्ट 1892। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन इंडिया, मतलब इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम की स्थापना कर दी गई थी। यहाँ से शुरुआत होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने की। इंडियन गवर्नेंस एक्ट 1909, 1909 के इंडियन गवर्नेंस एक्ट, इस एक्ट को हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये आरएस में क्वेश्चन आ चुका है 2016 में प्रीलिम्स में। इस गवर्नेंस एक्ट को हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। इस एक्ट की वजह से सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रोल सिस्टम वॉज स्टार्टेड फॉर मुस्लिम, मतलब मुस्लिम लोगों के लिए अलग से इलेक्ट्रोल सिस्टम की स्थापना की गई थी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको जैसे पता है कि हिंदू और मुस्लिम में यहाँ पर फूट डालने की कोशिश हो चुकी थी, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए अलग से इलेक्ट्रोल सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया था। इस वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी। फर्स्ट टाइम इंडियन मेंबर्स वर अलाउड टू बी सेलेक्टेड इन काउंसिल ऑफ मेंबर्स फॉर गवर्नर जनरल। पहली बार इंडियन मेंबर्स अलाउड किए गए थे काउंसिल ऑफ मेंबर्स में। जो काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल की थी उसमें इंडियन मेंबर्स भी अलाउड हो गए थे। और इम्पॉर्टेंट है कि एसपी सिन्हा पहले ऐसे मेंबर थे। कौन थे? एसपी सिन्हा। अगला है इंडियन गवर्नेंस एक्ट 1919। इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम वॉज स्टार्टेड। डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम स्टार्ट हो चुका था। महिलाओं को वोट करने का अधिकार भी दिया गया था। वोटिंग राइट्स वर गिवन टू वुमेन। ड्यूअल गवर्नेंस इन प्रोविंसेस, जो भी प्रांतों में दोहरा शासन की यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया था। ड्यूअल गवर्नेंस इन प्रोविंसेस, यहाँ पर यूपीएससी की स्थापना करने की यहाँ पर बात हो रही है। प्रोविजन फॉर यूपीएससी एस्टैब्लिश्ड इन 1926, 1926 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना के लिए यहाँ पर प्रोविज़न हो चुका था। प्रिंसली काउंसिल स्टैब्लिश की गई थी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रूवल दे दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन गवर्नेंस एक्ट 1919 ही जड़ थी, यही बेस था किसका? साइमन कमीशन का यही बेस था। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन गवर्नेंस एक्ट 1919 को क्या बोला था? मॉर्निंग विदाउट सन, मतलब ऐसी सुबह जो सूर्य के बिना हो। याद रखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने मॉर्निंग विदाउट सन किसको बोला था? वह बोला था इंडियन गवर्नेंस एक्ट 1919 को। इंडियन गवर्नेंस एक्ट 1935, यहाँ पर ड्यूअल गवर्नेंस स्टॉप्ड इन प्रोविंसेस, प्रांतों में दोहरा शासन खत्म कर दिया गया था और इसको सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया था। मतलब अब शासन कहाँ पे होता था? सेंटर में होता था। बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बर्मा को अलग कर दिया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 की। और अटॉर्नी जनरल और कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटिंग जनरल की स्थापना भी यहाँ से हो गई थी यहाँ पर। अगला देखते हैं। तो देखिए, चलो आपको शुरुआत करते हैं हम। याद कितना है? पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा क्वेश्चन है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो कौन थे? विलियम बेंटिंग। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे लॉर्ड माउंटबेटन। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया वो थे सी राजगोपालाचारी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी मेमोरी को टेस्ट करेंगे, ताकि आपको
किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन ना हो। ये क्वेश्चन अगली स्लाइड में जो मैं अगला टॉपिक लूँगा उसके साथ में इंडियन हिस्ट्री का जो भी अगला टॉपिक लूँगा उसमें मैं ये क्वेश्चन सारे करवाने वाला हूँ। अभी आप फ़िलहाल इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इनका आंसर क्या हो सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका और इसका, इन 2 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंडियन हिस्ट्री का जो हमने पार्ट 1 पढ़ा था उससे रिलेटेड है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके पहले वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखिए, उस हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और ये बात बताने देना चाहता हूँ मैं आपको कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये किसी ना किसी एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इन क्वेश्चंस को कृपया करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इनके आंसर्स मैं जो अगला वीडियो होगा मॉडर्न हिस्ट्री का उसमें मैं सारे आंसर बता देना चाहता हूँ, लेकिन आपको आंसर्स की ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए। अगर आप मेरे वो दोनों वीडियोज़ देख लेते हैं तो आपको सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।